देश भर में इस वक्त चर्चा हो रही है वोट चोरी को लेकर, क्योंकि वोट चोरी का जो मामला है बेहद गर्म है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया हुआ है कि वोट चोरी हो रही है। एसआईआर पर भी संग्राम देखने को मिला। 7 अगस्त का दिन जब राहुल गांधी ने तकरीबन 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें यह कहा गया कि बड़ी मात्रा में वोटों की चोरी हुई है, फर्जी वोट जोड़े गए हैं, जो व्यक्ति जिंदा है उसे मृत बताया गया, जो मृत है उसे जिंदा किया गया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष इसी को लेकर लगातार लामबंद है। बता दें कि वोट चोरी का यह मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक लगातार तूल पकड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव बेहद करीब है। उससे पहले वोट चोरी का यह मुद्दा लगातार गूंज रहा है। इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो एफिडेविट दें, सबूत दें जो आरोप लगा रहे हैं। 7 दिन का समय दिया गया है राहुल गांधी को। 7 दिन के अंदर अंदर एफिडेविट दे राहुल गांधी। तो अब ऐसे में सवाल क्या राहुल गांधी एफिडेविट देंगे या नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी ओर 65 लाख वोटर्स का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वोट चोरी को लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें चुनाव आयोग ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कुछ हद तक उन सवालों पर विराम भी लगाया जो सवाल लगातार उठ रहे हैं और सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी वोट चोरी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है और कहा है कि जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर किया जाता है एसआईआर के माध्यम से, इसलिए एसआईआर भी किया। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी यात्रा भी निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग इस वक्त सवालों के घेरे में है, कटघरे में खड़ा हुआ है। जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, आज जो सवाल उठ रहे हैं उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किस तरह से उठ रहे हैं, उसका समाधान क्या है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत जी हैं। ओपी रावत जी, बहुत स्वागत है सर आपका। रावत सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा वोट चोरी को लेकर विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं सर। देखिए, इसमें 2 बातों का समावेश है। एक तो वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में त्रुटियों का उल्लेख किया गया है कि उसमें 1 लाख वोटर जो हैं वो फर्जी हैं और उसके आधार पर ही आगे कम आरोप लगाया गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट किया है कि ये 2 अलग मुद्दे हैं। इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची में त्रुटियां होना एक अलग चीज है और वोटिंग जो पोलिंग बूथ पर होती है वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। वोटिंग के लिए लोग फिजिकली वहां जाते हैं पोलिंग बूथ पर, वहां उनकी फोटो, इलेक्टोरल रोल की फोटो से जांच होती है। पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं विभिन्न दलों के, वो जांच करते हैं कि वाकई ये वही व्यक्ति हैं कि नहीं है, और पोलिंग ऑफिसर भी जांच करते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं है, और उसके बाद ही वो अपना वोट डाल पाते हैं। तो ऐसे में दोनों चीजें अलग होने से इस तरह का आरोप सिर्फ इलेक्टोरल रोल में त्रुटियों की वजह से नहीं लगाया जा सकता। मतदाता सूची की जो त्रुटियां हैं उनको सुधार करने का प्रयास इलेक्शन कमीशन हमेशा करता रहता है और 2023 में तो इतना उल्लेखनीय काम हुआ कि आप सोचिए, उस साल जो है पूरे देश में वोटर बढ़ने के बजाय, जबकि हर साल जो है वोटर बढ़ते हैं, लेकिन 2023 में वोटर कम हुए क्योंकि सारे डेड वोटर निकाल दिए गए, सारे डुप्लीकेट वोटर हटा दिए गए। तो इस वजह से जितने बढ़े उससे कहीं ज्यादा निकाले गए, तो उससे इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण काफी हद तक 2023 में पूरा कर लिया गया था। तो वो एरर्स होती हैं और उनको सुधारा भी जाता है। ठीक है रावत सर, इस चीज को लेकर मैं आपसे बाद में आऊंगा। जो आपने कहा कि 2023 में वोटर कम हुए, बढ़ने की बजाय कम हुए, मैं इसको लेकर भी पूछूंगा क्योंकि इस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। लेकिन सर, आपने कहा है कि जब चुनाव होते हैं तो सीसीटीवी निगरानी में होते हैं, क्या उस सीसीटीवी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है? देखिए, सीसीटीवी निगरानी हर जगह नहीं होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोलिंग बूथ्स की अलग अलग व्यवस्था है। सीसीटीवी निगरानी वहां पर होती है जहां
वेबकास्टिंग नहीं हो सकती। बहुत से बूथ पर वेबकास्टिंग होती है, वेब कैमरा लगाया जाता है जिससे आप देश में कहीं पर भी बैठकर उस पोलिंग बूथ की कार्यवाही पूरी तरह से देख सकते हैं। ओके। लेकिन कई जगह वेबकास्टिंग इसलिए संभव नहीं होती है कि इंटरनेट शैडो जोन होता है, इंटरनेट ना होने से वेबकास्टिंग संभव नहीं होती। ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाया जाता है, और जहाँ सीसीटीवी भी नहीं लग सकता वहाँ एक सहायक प्रेक्षक के रूप में व्यक्ति को रखा जाता है कि वो उसकी निगरानी में चुनाव हो। ओके। ये चुनाव आयोग अपनी तसल्ली के लिए कि हर चीज ठीक से हो रही है उसके लिए रिकॉर्ड बनाते हैं, और इसको उसी समय तक रखते हैं जब तक कि ये ना मालूम हो जाए कि कितने क्षेत्रों में इलेक्शन पिटीशन लगा है। जहां इलेक्शन पिटीशन लगता है वहां का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोर्ट को तो इलेक्शन कमीशन बाध्य है कि कोर्ट को वो सारा देना पड़ता है, इसलिए उतने दिन तक रखा जाता है, और 45 दिन उसकी अवधि है, और उसके बाद इस चीज को रखने का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। सर, ऐसा हर बार क्यों होता है कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो खटगरे में खड़ी होती है? क्या हर बार ये चीज देखने को मिलती है? क्योंकि पहले हमने देखा काफी समय पहले ईवीएम को लेकर भी विपक्ष ने जिस तरह के आरोप लगाए, अब ईवीएम के बाद वोट चोरी का मुद्दा, हर बार ये चीजें निकलकर क्यों सामने आती हैं चुनाव के समय ही? देखिए, ये तो हमेशा होता रहा है, और जब मैं था तो हम लोग तो उसे ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन एक बॉक्सिंग मैच का रेफरी है। तो बॉक्सर्स आपस में तो मुक्के लगाते ही हैं, लेकिन कई बार रेफरी को भी दो इधर से दो उधर से लग जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो रेफरी का काम पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और प्रभावी तरीके से करता रहे, और इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दे। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक द्वंद्व का हल दो ही तरह से संभव है। एक तो लड़ाई से, पानीपत की लड़ाई हो, विश्व युद्ध हो, उसमें तय हो कि भाई कौन राज्य करेगा। दूसरा इलेक्शन से। इलेक्शन कितना शांतिपूर्वक माध्यम है कि शांतिपूर्ण तरीके से तय हो जाता है कि कौन राज्य करेगा। और हमारे देश ने पिछले 75 साल में ये रिकॉर्ड स्थापित किया है कि हर बार जो चुनाव से वर्डिक्ट आता है उसके अनुसार ट्रांसफर ऑफ पावर ब्लडलेस तरीके से हो जाता है। कई बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में आपने देखा होगा चुनाव के बाद संसद का घेराव हुआ। ऐसा अपने यहाँ कभी नहीं हुआ। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कर लेते हैं। सर, एक चीज हम देखते हैं कि विपक्ष के सामने कितनी भी बड़ी थाली सजा दो, हर चीज उसमें रख दो, विपक्ष को अभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो क्या जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है कि वो निष्पक्ष जांच कराए, उस चीज को वो संतुष्ट करे विपक्ष को कि जो आरोप है वो तथ्य सही है या नहीं है? यह आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, और यही इस पूरे विवाद की जड़ में है। चुनाव आयोग हमेशा से यह करता रहा है कि विपक्ष के आरोप जब भी लगे, विपक्ष के एलिगेशंस जब भी लगे, उनको गंभीरता से लेता रहा है, और उस पर तत्परता से तुरंत जांच करके सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में रखता रहा है, ताकि वो मुद्दे ना बन पाए। ईवीएम का आरोप लगाया, तुरंत इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम चैलेंज तय कर दिया कि भाई 1 हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन बैठेगा, और आप जिस राज्य के चुनाव में जो ईवीएम लगी उसमें गड़बड़ी पाए वो लेके आए, हमें यहाँ पर रख के एक वोट इधर का उधर करके दिखा दें, तो ईवीएम खत्म कर दी जाएगी। कोई भी नहीं आया, पूरे हफ्ते भर बैठे रहे और कोई पार्टी भी नहीं आई, तो फिर वो शांत हो गया। तो इलेक्शन कमीशन को यही करना चाहिए जो आपने कहा कि जब भी कोई इस तरह का आरोप विपक्ष लगाए तो उसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच करके सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल दो। तो फिर कुछ भी नहीं होगा, आपको किसी भी तरह के विवाद की सामना नहीं करना पड़ेगा। सही बात है। सर, एक चीज बी ऑनेस्ट और पर्सनली इस चीज को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके समय पर ये चीजें होती तो आपका रुख क्या रहता, आप क्या करते? यही मैंने बताया ना, जो आपने बताया वही चीज हम करते। जो भी आरोप आया ना, जैसे एक हैदराबाद की शिकायत इसी तरह की आई इलेक्टोरल रोल की, हम लोगों ने तुरंत टीम बना दी, उसमें शिकायतकर्ता दल के भी प्रतिनिधि रखे और दूसरे राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि रख दिए, और उनसे डोर टू डोर वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया गया। उनने सारे घरों में जाकर वहां से पूछताछ करके सब कुछ जांच करके
पूरे आंकड़े जो है, तथ्य जो है, वो इलेक्शन कमीशन को दिए और इलेक्शन कमीशन ने उसे शिकायतकर्ताओं को भेजे और सारे दलों और पब्लिक को जानकारी के लिए पब्लिक डोमेन में दे दिए। शिकायत खत्म हो गई। हाँ, लेकिन सर कुछ चीजें होती हैं जो पॉसिबिलिटी उनकी दिखती है कि हाँ ये चीज हो सकती है, कुछ चीजें चुनाव आयोग के हाथ में भी नहीं होती। अब जैसे ये मुद्दा उठ रहा है कि डिजिटल वोटर लिस्ट को पब्लिकली किया जाए, तो क्या इस चीज को सामने रखना क्या पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, ये बहुत पहले उठा था। हाँ। 2016-17 में उठा था। इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने हमारे यहाँ की साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज की राय लेकर और तय किया है कि डिजिटल डाटाबेस ऑफ इलेक्टोरल रोल उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और चूंकि तकनीक विकसित हो गई है कि पीडीएफ को भी लोग डिजिटल में बदल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल, तो इसलिए पीडीएफ भी नहीं रखेंगे, पीडीएफ की एक इमेज बनाएंगे और उस इमेज को पब्लिक डोमेन में रखेंगे ताकि उसको किसी भी तरह से डिजिटल डेटाबेस को करप्ट करने की कोशिश में ना शामिल किया जा सके। ओके, अब मैं आता हूं सर एसआईआर पर। एसआईआर की प्रोसेस क्या है और जो इसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये जायज है? देखिए, एसआईआर का अगर लीगल वो देखा जाए तो लीगल ये है कि हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। हाँ। लेकिन चुनाव के पहले जो पुनरीक्षण होता रहा है वो हमेशा समरी रिवीजन होता रहा है। हाँ। संक्षिप्त पुनरीक्षण होता रहा है। हाँ। क्योंकि चुनाव के पहले इंटेंसिव रिवीजन करने से क्या क्या खतरे हैं वो आज आपको दिख रहे हैं। हाँ। इसलिए कभी भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से ठीक पहले इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया। लोग जबरदस्ती कहते हैं कि 2003 का पुनरीक्षण भी चुनाव के पहले हुआ था, गलत है। बिहार में 2003 में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जो पुनरीक्षण हुआ था, एसआईआर हुआ था, वो नहीं हुआ था सर? बिल्कुल हुआ था, लेकिन चुनाव 2005 में थे। हाँ। 2 साल बाद वही चीज, यानी कि अभी चुनाव है और आपने चुनाव से 2 महीने पहले आपने जो चीज कराई है वो टाइमिंग गलत है, यानी कि वो टाइमिंग गलत है, क्रिटिकल है। हाँ। क्योंकि देखिए, जब भी मतदाता सूची का इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा चुनाव के पहले तो इसी तरह से बवाल मचेगा। हाँ। क्योंकि देखिए, सारे एक्टर्स जो हैं, हाँ। चाहे बीएलओ हों, चाहे दूसरे अधिकारी हों, चाहे दूसरे लोग हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबको मौका मिल जाता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। और बहुत ही बर्बादी होती है उस समय। और आम आदमी परेशान होता है उस समय। क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी छोड़ के गरीब आदमी वोट के लिए आएगा। बिहार में लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो रोजी रोटी और बाढ़ से बचना है, हमें इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, और अगर वोट कट जाता है तो हम वोट डालने भी नहीं आएंगे। ऐसे में तो हड़बड़ी वाली बात हो गई सर, ये कि हड़बड़ी में आपाधापी में आपको सब कुछ करना है, बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है आपको। एक्चुअली कर नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए प्रक्रिया तो पूरे 3 महीने ही लेती है, तो 3 महीने तो दिए गए हैं। हाँ। लेकिन आदमी क्यों चिंतित हो जाता है? वो इसलिए चिंतित हो जाता है कि 3 महीने बाद अगर उसके नाम नहीं आया, हाँ, तो अपील निपटाने का समय नहीं होगा, इलेक्शन आ जाएगा और हम वोट नहीं डाल पाएंगे। हाँ। तो वो भी निराशा में आके कहता है चलो भाड़ में जाए, हमें वोट नहीं डालना। जी, आज के समय में सर इसीलिए जनरली चुनाव के ये स्थिति हो गई, इंटेंसिव रिवीजन नहीं होता। आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है और उसको संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल एसी की ओर से की गई, उसमें जो उम्मीद की जा रही थी विपक्ष को ये इन सवालों के जवाब मिलेंगे, वो सवालों के जवाब नहीं मिले। उसके पहले भी और कल भी आरोप लगा दिया कि एसी एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, बीजेपी के एजेंट के रूप में। क्या आपके समय में भी आपको कोई एक टैग दिया गया था कि आप स्पेसिफाई इस पार्टी के एजेंट हैं? एक्चुअली देखिए, टैग देना अलग बात है और काम होना अलग बात है। मेरे समय में भी इनफैक्ट पॉइंटेडली दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स पर आरोप लगाया था कि ये रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम करते हैं। तो सोचिए, उस समय भी
लोगों का भरोसा बना रहे। मैंने अपने आप को उनके सारे केसेस से रिक्यूज कर लिया था कि भाई इस पार्टी को न केवल ये भरोसा रहे कि न्याय हो रहा है, बल्कि उसे दिखे भी कि न्याय हो रहा है, और इसलिए उसे जिसके बारे में संदेह है वो उस केस में भाग ही नहीं लेगा, और मुद्दा ही खत्म हो गया। ओके। अब सर एक चीज अब ये सुनने में आ रहा है, ये चीजें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से महाअभियोग लाने की तैयारी में है विपक्ष, क्या ये लगता है कि इतना आसान होगा? देखिए, मैं राजनीतिक उस पर कमेंट नहीं करूंगा। हाँ। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत दूरगामी है। हाँ। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज नहीं बोल सकते, लेकिन अगर ये चीज होती है तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से सामना कर सकता है उसका, ये चीज आप इस पर बात कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, ये किसी भी चीज में कंजेक्चर करना या हाइपोथेटिकली पूछना, ये तो मुझे नहीं लगता अच्छा है। हाँ। किसी भी मीडिया के लिए। हाँ। क्योंकि सर भारत में हम देखते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया उसके ट्रांसपेरेंसी पर शुरुआत से ही सवाल खड़े होते रहे। जब बैलेट का समय था, बैलेट पेपर का, उस वक्त भी धांधली के आरोप लगते रहे। अब ईवीएम की बारी आई तो ईवीएम पर भी आरोप लगते रहे हैं, और अब वोट चोरी के आरोप। ऐसे में निष्पक्षता साबित कैसे होगी कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? क्योंकि कितना भी आप कुछ कर लें वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सदैव साबित होती रही। बिल्कुल नहीं, निष्पक्षता सदैव साबित होती रही है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम पूरे विश्व में रहा है। और निष्पक्षता आज भी साबित कर सकते हैं। हाँ। अगर हम एलिगेशंस पर तुरंत जांच करके पब्लिक डोमेन में तथ्य रखेंगे, हाँ, ट्रांसपेरेंट बने रहेंगे, तो निष्पक्षता बनी रहेगी। ठीक है, अक्सर मैं आगे बढ़ूं, अब बात करूं 65 लाख वोटर्स का, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 65 लाख वोटर्स के साथ आपको लगता है कैसे न्याय होगा? वही तो मुश्किल है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो डिजिटल लिस्ट जो है शेयर की गई है वेबसाइट पर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या मुझे देखने को मिल रही है कि वेबसाइट देखने वाले कितने लोग हैं, और वेबसाइट देखकर सभी वोटर्स को बताने का दायित्व किसका है। राजनीतिक दल का मानते हैं लोग, लेकिन राजनीतिक दल का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपने चुनाव की तैयारी में व्यस्त होगा। और किसी भी व्यक्ति का नाम डिलीट होना बिना उसे खबर किए, बिना उसको सुनवाई किए, ये जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि भाई आप रखिए, ये सबको पता लगे, उसके विज्ञापन निकालिए ताकि सबको जानकारी हो और सब अपने को डिफेंड कर सकें। अब वो चीज़ अगर हो जाती है तो उन्हें न्याय मिल सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो वो मुश्किल है, क्योंकि अपील के लिए समय ही नहीं बचेगा। चुनाव आ जाएंगे नवंबर फर्स्ट वीक में, फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। सर, वोटर लिस्ट में जिन व्यक्तियों को मृत दिखाया गया वो जिंदा निकले, और ऐसे में चुनाव आयोग अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे फिर? देखिए, इसमें गलती कुछ नहीं है। ये सब मैंने आपको कहा कि इंटेंसिव रिवीजन जैसी एक्सरसाइज चुनाव के ठीक पहले करेंगे तो ये धींगा मुश्ती तो होनी ही है। ओके, कैसे रोकेंगे आप? हाँ, एक चीज जैसे कि इसमें गलती नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल में हाँ बोलिए, पूछिए जी। जैसे कि इलेक्टोरल रोल में जो लोग काम करते हैं, बीएलओ और दूसरे लोग, वो पूरी मेहनत से करते हैं, पूरी मशक्कत से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी समय पूरा ना मिलने से, क्योंकि ये बीएलओ जो है सिर्फ इलेक्शन का ही काम नहीं करते, इनकी अपना अलग जो काम भी होता है। तो ऐसे में वो घर घर जाने की कोशिश करते हैं, बेचारे मेहनत करके डाटा लेते हैं, और उसके बाद भी नहीं मिल पाता है तो उसमें गलतियां रह जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास मशीनरी है, आपके पास टूल्स हैं इन सब चीज़ों को दूर करने को, और ये सब सतत दूर की जा सकते हैं। इसके लिए रिवीजन जरूरी नहीं है।
ये सतत दूर हो सकते हैं। ठीक है सर, एक दो सवाल और मेरे महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि 2023 में वोटर्स कम हुए हैं, इसको लेकर आरोप लग रहा है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में, उन्होंने आरोप लगाया 2023 में जनवरी से अगस्त के बीच 4,64,000 मतदाता बढ़े। 2023 में अगस्त से अक्टूबर 2023 के बीच 16,05,000 मतदाता बढ़े, यानी रोजाना 26,000 नए वोट जोड़े गए। ये चीज फिर कैसे होगी सर, हो गई है सर? इसलिए हो गई है कि अब 4 बार साल में मतदाता जोड़ सकते हैं। पहले एक बार ही जोड़ सकते थे, 1 जनवरी को ही, और जो 2 जनवरी के बाद पैदा होते थे, 18 साल के होते थे, वो नहीं जोड़ सकते थे। अभी कुछ वर्ष पहले ये अमेंडमेंट कर दिया पार्लियामेंट ने कि नहीं, अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो लोग 18 साल पूरे करेंगे वो भी अपना नाम जोड़वा सकेंगे। तो अब 4 गुना संख्या वैसे ही हो गई। हाँ, 4 गुना हो गए तो 4 गुना से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है सर, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी, जिन्होंने हर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और किस तरह से चीजों को टैकल करना चाहिए।